नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं 66 बीपीएससी मेंस के कुछ आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉडल आंसर सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपल और ईपीएफओ के लिए शानदार और जानदार कोर्सेज। इनके लिए हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल्स के आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन करवा रहे हैं हमारी अनुभवी टीम द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के मुख्य वीडियो की तरफ। इस वीडियो में प्रमुखतः हमने 4 रीजन से क्वेश्चन लिए हैं। पहला बिहार स्पेशल है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार। हर बार ऑल्टरनेटिवली क्विट इंडिया मूवमेंट हो या ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा ही जाता है। करंट अफेयर में अभी आपने देखा होगा कि एन.वी. रमन्ना जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो उस पे एक क्वेश्चन लिया गया है कि कैसे भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है, प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है। पॉलिटी से आपने पता ही होगा कि यूएस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट बहुत न्यूज़ में रही थी, तो हो सकता है कि उसके क्वेश्चन पूछा जा सके। तो हमने अमेरिकन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में एक क्वेश्चन लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हाल ही में 22 मार्च को हमने वाटर कंजर्वेशन डे मनाया था। तो किस तरह से प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डे एजुकेशन इन बिहार। बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास का वर्णन करना, यानी कि इसमें क्रोनोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि किस प्रोसेस, यानी किस तरह से धीरे धीरे करके एक एक करके मॉडर्न एजुकेशन बिहार में बढ़ा। फिर अगर आपके पास समय हो या आप इसको अपने तरह से मोल्ड करना चाहें तो इसका क्रिटिसिज्म, इसके पीछे की ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। लेकिन बेसिक फोकस क्या है कि स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकली वी हैव टू डिफाइन द डेवलपमेंट, द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न डे एजुकेशन इन बिहार, व्हाट led to the development of the modern education in Bihar, what were its objectives, what are going to be its criticism that we are going to enumerate in our answer. So let's start. पहला क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा का विकास। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश कंपनी के रूल में क्या क्या हुआ, तो 1781 में कलकत्ता में मदरसा, यानी कि मुस्लिम जगत में या मुस्लिम समाज के जो धर्म और बेसिकली उनके लॉ, कानूनी चीज़ों को समझने के लिए इसका निर्माण कराया गया। आपको पता था कि जैसे ही अंग्रेज़ों के शासन से पहले भारत में एक लंबा समय मुग़ल शासन था, तो कानूनी प्रक्रिया में जो है फ़ारसी भाषा और मुस्लिम प्रक्रिया और रीति रिवाज ही फॉलो हो रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन में भी शासन, प्रशासन, इकाइयों, टैक्स, रेवेन्यू, मालगुजारी, ये सारे शब्दों में फ़ारसी और उर्दू नियमावली यूज़ हो रही थी। तो उसको पढ़ने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, अपने ऑफिशियल्स को सीखने के लिए तथा लोगों से सीखने के लिए 1781 में कलकत्ता में मदरसा का निर्माण होता है। फिर अब जब हिंदू और मुस्लिम आप धर्म नीति सीखेंगे, उनके धार्मिक राइट सीखेंगे, उनके शासन प्रशासन की व्यवस्था सीखेंगे, तो एक बड़ा समाज जो है वो हिंदू समाज भी है, तो उनके रिलेटेड भी कैसे वंशानुगत होता है, कैसे प्रॉपर्टी, संपत्ति का बंटवारा होता है, क्या नियम है, किस तरह से एडॉप्शन होता है, तो उनको समझने के लिए बनारस में एक संस्कृत कॉलेज का भी निर्माण कराया गया। उसके बाद 1800 में, यानी 1800 में फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो कैलकाटा में है, उसका निर्माण होता है। और फिर 1813 में चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए एजुकेशन में हमें सैंक्शन होते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को है सैंक्शन होते हैं। और उसके बाद मैकेलूज, यानी कि मैकेलूज माइनेट में 1835 के बाद ये मान लिया जाता है कि आपको पता होगा कि कंट्रोवर्सी चलती है कि हम एंग्लिक भाषा यानी कि इंग्लिश पढ़ाएं या ओरिएंटल लैंग्वेज पढ़ाएं। तो इस कंट्रोवर्सी को एंड कौन करता है?
मैकोले, और वो कहते हैं कि भारत में अगर शिक्षा होगी तो वो एक ही मात्र भाषा में होगी, वो होगी अंग्रेज़ी भाषा में। और वो अंग्रेज़ी भाषा को कौन प्रमोट करता है? तो वो प्रमोट करते हैं हमारे मैकोले जी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उस वक्त के गवर्नर। फिर ज़िला स्कूल, अब इसी भाषा में अंग्रेज़ी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन हो, उसके लिए वो क्या क्या करते हैं? तो पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा और छपरा जैसे ज़िलों में वो ज़िला स्कूल, जिसमें इंग्लिश की प्राइमरी एजुकेशन जो 7th स्टैंडर्ड के बाद शुरू होती थी, उसे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। और फिर 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एजुकेशन जो है वो मॉडर्नाइज हो, यानी कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज बनने शुरू होते हैं। और उसी के तहत 1863 में पटना कॉलेज का निर्माण होता है। फिर 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, उसी का अपग्रेडेशन होता है, पटना यूनिवर्सिटी बनती है, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट बनते हैं, एक साइंस डिपार्टमेंट बनता है जिसमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री दो अलग अलग सेपरेट ब्रांचेस होती हैं। फिर पटना मेडिकल यानी PMCH 1925 में, यानी सोचिए कितना पुराना इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आज भी जब आप वहाँ जाएंगे तो आप उसकी हालत, उसकी दशा या दुर्दशा जो कहिए, अपने अपने मान्यता और दर अलग होती हैं, लेकिन इतना पुराना कॉलेज है वो आज भी एम्स की बराबरी नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में, स्वास्थ्य और शिक्षा में जो अगर बिहार पीछे रह गया है तो उसका ये कारण है कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कभी आप किसी आंसर में लिख सकते हैं कि भाई PMCH जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, इतना पुराना इंस्टीट्यूशन भी आज वर्ल्ड क्लास रैंकिंग्स में नहीं है, पीछे है, तो ये क्यों है? फिर 1926 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज, 27 में भारतीय खनन विद्यालय यानी कि जो खान माइनिंग, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग्स जो धनबाद में है, जो अभी आपने अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी हो तो उसमें वो झरिया, धनबाद, वसेपुर, तो वही धनबाद वाले एरिया में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना होती है। फिर पटना साइंस कॉलेज, एक अलग से पटना यूनिवर्सिटी के अंदर एक अलग से साइंस कॉलेज बनता है। और फिर 1940 में पटना महिला कॉलेज यानी कि पटना वुमेन कॉलेज, जो उस वक्त की लेजेंडरी थी, मतलब उस वक्त महिला एजुकेशन में बहुत कम ही इंस्टीट्यूशन थी और उसमें पटना वुमेन्स कॉलेज भी था। लेकिन आज भी महिला साक्षरता दर में बिहार पीछे है। आज भी पूरे देश में बिहार की लिटरेसी दर यानी कि साक्षरता दर बहुत कम है। तो इस चीज़ों पर जब आप आंसर लिखेंगे तो इसका भी कॉन्टेक्स्ट देकर बता सकते हैं कि कैसे हमने इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस ही नहीं किया। राजनीति, जातिवाद इतना बढ़ गया कि इन चीज़ों पर हमने न कभी चुनाव लड़े, न इन चीज़ों पर कभी हमने फीडबैक लिया, और इसीलिए हम अगर साक्षरता दर में पीछे हैं तो इसी वजह से पीछे हैं। अब देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो एजुकेशन भारत में फैलाया है, जो भारत में प्रचार प्रसार किया, तो उसके पीछे उनकी क्या मंशा थी? उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, या क्या वो बड़े अच्छे लोग थे, वो शिक्षा और भारत के लोगों को शिक्षित करना चाहते थे? उनकी मंशा क्या थी? तो उनकी मंशा मुख्यतः मिशनरियों द्वारा दबाव था। और यह दबाव क्यों था? क्योंकि वो चाहते थे कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो, भारत को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जाए। और जब क्रिश्चियनिटी को समझना है तो उसकी मूल भाषा अंग्रेज़ी है, तो अंग्रेज़ी का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा इंग्लिश का, द मोर द इंग्लिश लैंग्वेज विल डीप पेनिट्रेट इनटू द सोसाइटीज़ ऑफ इंडियन कल्चर एंड रिलीजन, द मोर क्रिश्चियनिटी विल प्रिवेल in this region, and this was the basic objective behind the propagation of the Christianity or the specifically English language by the Britishers under the pressure of missionaries. Requirement of second layer local, अब भाई इतना बड़ा देश को चलाना है तो टॉप ब्रिटिश ऑफिसर्स तो नहीं चला सकते, लोकल लोग तो चाहिए। जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में उनको लोकल ज़मींदार, सूबेदार, ठीक है, इस तरह के सेठ लोग चाहिए थे, धनवंतरी लोग जो रिकॉर्ड्स का अकाउंट मेंटेन कर सकते थे, राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरह के टाइटल के लोग इनको चाहिए थे, और इसीलिए इनकी ट्रेनिंग ज़रूरी थी। तो इन्हें सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता था जिससे वो क्लर्क बन सकें, ठीक है। क्लर्क से ज़्यादा की चीज़ें ना कभी सिखाई जाएँ ना कभी पढ़ाई जाए, यानी बेसिकली पढ़ना, लिखना और समझना। लेकिन ये भारतीयों में इतनी सक्षमता थी, भारतीय इतने ज़्यादा सक्षम थे कि वह उठे, उन्होंने सीखा, उनके कल्चर्स को पढ़ा, उनके कल्चर की लैंग्वेज को पढ़ा, उनकी हिस्ट्री को पढ़ा, और फिर उससे हमने एनालाइज़ किया कि इनकी असल मंशा क्या है। और इसीलिए अब जब आप देखेंगे, जब कांग्रेस की स्थापना से पहले जो एक मिडिल वर्ग, मध्यम वर्ग जो भारत का जो पढ़ा लिखा अंग्रेज़ी जानकार होता है, वो राजा राम मोहन जैसे राव जैसे कि जो 7 भाषाओं के जानकार थे, वो अलग अलग भाषाओं को पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, देखते हैं कि विश्व में क्या हो रहा है, अंग्रेज़ों की नीतियाँ क्या हैं, और उन्हीं नीतियों को फिर जानकर समझकर हम इनके खिलाफ रेजिस्टेंस, यानी वही इंग्लिश
जो ये हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी फैलाने और हम पर राज करने के लिए लाए थे, उसी इंग्लिश ने हमें ये मदद की कि हमने उनके कल्चर को समझा, उनकी मंशाओं को समझा और उनके खिलाफ एकजुट हुए। भारत का मध्यम वर्ग एकजुट हुआ। अंग्रेज़ी भाषा ने भारत को एकत्रित किया, कहीं साउथ से, तमिल से, केरल, मलयालम, असमीज़, गुजराती, मराठी, ये सब लोग हिंदी छोड़कर इनको इंग्लिश ने एकजुट किया। और आज भी आप देखेंगे कि हिंदी की जो एक्सेप्टेंस है वो दक्षिण के राज्यों में, खासकर या नॉर्थ ईस्ट में, इतने नहीं है लेकिन जितनी इंग्लिश की ज़्यादा है। तो इंग्लिश इज़ अ मोर यूनाइटिंग फोर्स इन कंपैरिजन टू हिंदी लैंग्वेज एंड दिस ओनली हेल्प। तो इंग्लिश, रेलवे और टेलीग्राम, ये 3 चीज़ ने भारतीयों और भारतीयों को एकत्रित किया, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनकी सरलता और सुगमता को प्रदान करेगा, लेकिन इसने किया क्या? इसने इसका ठीक विपरीत कार्य किया। ठीक है, तो ये डीप इनटू सोसाइटी, यानी सोसाइटी में अंदर जाना चाहते थे, अपनी भाषाओं को अंदर भेजना चाहते थे, ताकि हमारा जो एथनिक क्लिंजिंग, जिसको कहते हैं सैंस्क्रिटाइजेशन, एंथ्रोपोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सैंस्क्रिटाइजेशन, यानी कि हमारी संस्कृति को ही बदलना चाहते थे, ताकि जो भारतीय बने वो खून और रंग में तो भारतीय हों, लेकिन विचार और सोच में वो क्या हो? एक यूरोपियन हो, एक यूरोपियन की तरह सोचे, एक यूरोपियन की तरह बात करें, यूरोपियन की तरह उनकी चाल ढाल हो, बस दिखने में वो भारतीय हो, ताकि वो हमारे ऊपर एक कल्चरल इन्वेजन, यानी कि सांस्कृतिक इन्वेजन भी कर सके और क्रिएशन ऑफ अ लॉयल सर्वेंट्स, यानी वफादार नौकरों की एक फ़ौज बनाना चाहते थे। तो इसका क्रिटिसिज्म वही जो उनके ऑब्जेक्टिव है, उन्हीं को क्रिटिसिज्म कि वो मास एजुकेशन, यानी कि सामूहिक बड़े तौर पर वो कभी भी शिक्षा व्यवस्था को फैलाना उनका कोई मकसद नहीं था। ना उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर कभी ध्यान दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा जो हमारी जो शास्त्रीय विज्ञान, क्लासिकल नॉलेज था, फिलॉसफीज़, योग, आयुर्वेद, इन सब चीज़ों को अगर आज डाउनग्रेडेड है दुनिया में, हमारे पास कॉन्सेप्ट तो है लेकिन इसके लिए रिसर्च और प्रूविंग नहीं है, तो इसके लिए भी अंग्रेज़ी ही जिम्मेदार हैं। अंग्रेज़ों ने इनकी स्टडीज़ को कम्प्लीटली बैन किया, इसकी स्टडी का उपहास बनाया, इसे एक इंडिया को द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड मजिशियंस बता दिया, कि आयुर्वेद को उन्होंने एक मजिशियन की तरफ, एक मैजिक की तरह रख दिया, बजाय इसके कि वो साइंस की तरह डेवलप होता। और आज भी हम इसे प्रूव करने में उतने सक्षम नहीं है। एलोपैथी की कंपैरिजन में आयुर्वेद अगर इतना पॉपुलर नहीं है तो इसके पीछे यही 200, 300, 400 साल पुरानी ये नीतियाँ हैं। नो एम्फेसिस ऑन सोशल एंड डेवलपमेंट एंड डाउन टोडन, यानी कि किसी भी तरह का सामाजिक विकास, सोशल रिफॉर्म उनका मुद्दा नहीं था। ये तो हम भारतीय थे जिन्होंने सोशल रिफॉर्म खुद अपने आप में रिफॉर्म किया, खुद अपने आप की जातिवाद से लड़ाई की, खुद अपने आप से महिला सशक्तिकरण के आगे बढ़े, खुद अपने आप से जो कुनीतियों को मिटाया। तो उनकी एजुकेशन ने इनडायरेक्टली हमें हेल्प किया। तो इस तरह से आप कंप्लीट आंसर इसका लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि सीजीआई के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, मुख्यतः कि ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि भाई प्रोसेस बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन इसके खिलाफ क्या कहता है, इसके पक्ष में क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में क्या है, तो आप देखेंगे जजेस जो है उसको कौन नियुक्त करता है, तो जज या सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, उनको नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट। किसके रिकमेंडेशन पे, तो सुप्रीम कोर्ट में जब जज है तो उनका एक कॉलेजियम बनता है, कॉलेजियम रिकमेंड करती है लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री जो है वो जाती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट, यानी इनडायरेक्टली कैबिनेट के पास जाता है। लॉ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फिर कैबिनेट, और कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति महोदय जो है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके जजेस को नियुक्त करते हैं। तो क्योंकि जब जजेस को नियुक्त, पहले सीजीआई नियुक्ति से पहले हम बताएंगे कि जजेस को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो आफ्टर कंसल्टेशन विद द कोलिजियम के कंसल्टेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है। इसके रेफरेंस कहाँ से लिए गए हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3-4 जजेस केस हुए हैं अलग अलग समय पे, 1982, 93, 98, 2015 में 4 अलग अलग जजेस केस हुए हैं। इसका रेफरेंस अगर आप चाहें तो लक्ष्मीकांत से ले सकते हैं। तो इन 4 जजेस केसेस के आधार पर, उनमें आए जजमेंट के आधार पर यह कॉलेजियम सिस्टम आज काम करता है। पहले जो इसमें जो शब्द था कंसल्टेशन, जिसे परामर्श कहते थे, वो मेनली था इट वाज द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, यानी कि विचारों का आदान प्रदान। इस कंसल्टेशन को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं था, लेकिन दूसरे जजेस केस में क्या कहते हैं, इसको बता दिया है कि नहीं, यह जो कंसल्टेशन है, ये कॉन्करेंस है, यानी कि सहमति जो है होनी चाहिए। अगर कॉलेजियम जो कहेगा वही उसी को अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट अपने मर्जी से सिर्फ कंसल्ट नहीं करेगा, कॉन्करेंस यानी कि उसकी बात ही मानी जाएगी। इस तरह से जो सेकंड जजेस केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका और कार्यपालिका पर अपना एक अपर हैंड
यानी अपने आप को उससे ऊपर कर दिया, इस वजह से कि उसका जो कंसल्टेशन नहीं कंकरेंस होगा, यानी कि उसकी बात मान ही जाएगी। कंसल्टेशन यानी सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आइडिया, विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, उसकी बात को मानना होगा। ठीक है। कोलेजियम मस्ट इंक्लूड, अब कोलेजियम में क्या क्या कौन से लोग होने चाहिए, तो चीफ जस्टिस और अन्य 4 मुख्य वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज। अब सीजीआई भी, जाहिर इस बात है कि जब कोई जज प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड है तो सीजीआई भी राष्ट्रपति द्वारा ही अपॉइंटेड होता है। और एक कन्वेंशन, एक परंपरा चली आ रही थी जो हाल में बीच में 2 बार टूटती भी, लेकिन मुख्यतः चली आ रही है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, उन्हें ही जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। 2 बार ये परंपरा भंग होती है, देखते हैं कब। 2 बार ये परंपरा भंग हुई है, 1973 और 1977, यानी इंदिरा जी के समय में मिस्टर A.N. रॉय को बनाया गया था। उनके ऊपर 4 और वरिष्ठ जज को तरजीह न देते हुए और इसी के विरोध में उन 4 जजों ने इस्तीफा भी दे दिया था। तो ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री है, आप चाहें तो NCERT में से पढ़ सकते हैं। बट काम की चीज़ यहाँ पर यह है कि सेकंड जजेस केस में ये बात जो है, सरकारों का जो विशेष अधिकार होता है ना, कि सरकार जिसको चाहे नियुक्त कर दे, उस विशेष अधिकार को भी काट दिया गया जजेस द्वारा और कहा गया कि नहीं, जो व्यक्ति वरिष्ठतम होगा बाय द एज, जो वरिष्ठतम जज होगा उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और वो कौन नियुक्त करेगा, तो वो रिकमेंड करेगा चीफ जस्टिस, जो करंट एक्टिंग यानी जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, वह रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति महोदय को कि यह व्यक्ति अगला मुख्य न्यायाधीश बनना चाहिए, तब तक कि जब तक कि उन्होंने या उनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत ना पाए गए हो जो अनसर्कुलर, यानी जो बेईमानी उनके चरित्र पर दाग उठाता हो। इस तरह की चीज़ें अगर वो प्रेजेंट एक्टिंग यानी कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को वो नहीं मिलती है, तभी वो उनका नाम रिकमेंड करेगा। तो अभी NV रमन्ना के केस में आपको पता है कि जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है, उनका कुछ विवाद था, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें प्रोसीजर हैं। अब इसमें क्वेश्चन कभी आपसे पूछ सकता है कि इसमें कमेंट करें, इसको क्रिटिकली एनालाइज करिए। तो क्रिटिकली एनालाइज करने के टाइम पे आप ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रोसेस जो है बहुत लंबा हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब ये प्रोसेस लंबा हो गया, और तो हमको पता है कि 3.5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है, तो जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ही इतना लंबा है, धीरे धीरे जज अपॉइंट होंगे, तो वो केस देखेंगे कब, और जब केस देखेंगे तो केसों का निपटारा दर, द रेट ऑफ एक्टिंग ऑन द केसेस, सेटलमेंट ऑफ द केसेस विल बी लो, और केसेस की पेंडेंसी और बढ़ती जाएगी। और जुडिशरी में, न्यायपालिका में एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी जस्टिस में अगर देरी होती है तो वह एक तरह से उसको कहते हैं, अगर न्याय में देरी हुई तो वह अन्याय ही हो जाता है। तो ये चीज़ आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा कि जुडिशरी जो है इसमें क्या कर रहा है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अपने आप को ऊपर इस वजह से साबित कर पाता है, क्योंकि हमको पता है कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तीनों बराबर हैं, लेकिन अपने अपॉइंटमेंट को वो खुद ही करेगा। तो इससे क्या होता है कि जो चेक एंड बैलेंस है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के साथ, वह कहीं ना कहीं उस पर वो अपर हैंड यानी कि अपने आप को थोड़ा सा शीर्ष पद पर रख देता है, कि जो एक क्रिटिसिज्म कटाक्ष का पात्र है। इसको हटाने के लिए जो प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट ने NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी 2015 में लेके आए थे, लेकिन उसको असंवैधानिक करार कर दिया गया। और इसी वजह से क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जब अगर आपको कहीं आलोचना भी करनी हो तो इसी शब्दों से कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अन्य 2 सरकारी अंगों में तो हस्तक्षेप करता है, उनके जांच करता है कि विधानिक है या नहीं है, संवैधानिक है या नहीं है सही, लेकिन उसके खुद के जज अपॉइंट करने के प्रोसेस में वो किसी का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। तो यह एक प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इसका क्रिटिसिज्म में यूज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। डिस्कस द करंट वाटर क्राइसिस इन इंडिया एंड हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी सोल्यूशन, यानी कि 2 प्रमुख पार्ट में क्वेश्चन बटे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि करंट वाटर क्राइसिस क्या है, और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इससे निपटने में कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो वाटर क्राइसिस, वर्तमान में भारत में जल संकट है, उसके बारे में बताएंगे। तो कुछ बैकग्राउंड दे देंगे, जैसे कि भारत में जो है आपको पता है कि दुनिया का यानी पूरे विश्व का 2.4% एरिया हमारे पास है, और पानी का केवल 4% ही है। और उन दोनों के साथ साथ विश्व के 17, कहीं पर 16, कहीं पर 17, आप जो है 16-17 एवरेज वर्ल्ड बैंक 17% मानता है। 17% यानी कि पूरे विश्व के भूभाग का 2% ज़मीन, जो ज़मीन है वो हमारे पास है। ग्लोबल एरिया का 2% ज़मीन हमारे पास है, जिसमें हमारे पास
पूरे विश्व का 4% पानी, लेकिन पूरे विश्व की 17% जनसंख्या को हमें इससे पोषित करना पड़ता है। तो कितना बड़ा लोड है वो आप समझिए, भारत में जो है जल संकट कितना बड़ा है। विश्व बैंक के अनुसार एक औसत ग्रामीण यानी जो एक महिला है जो ग्रामीण क्षेत्रों में और सब अर्बन यानी कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती हैं, उनको अपने जीवन का 8 वर्ष, मतलब अगर आप एवरेज निकालेंगे, औसतन अपने जीवन का 8 वर्ष केवल पानी कलेक्ट करने, लाने, ले जाने, स्टोर करने में ही उनके जीवन के 8 वर्ष केवल इसमें लग जाते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी, एक रिपोर्ट के अनुसार है। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि वाटर क्राइसिस कितना है भारत में। दूसरा कि जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी यानी विश्व मानक के अनुसार 1700 घन मीटर क्यूबिक मीटर हमारे पास अवेलेबिलिटी पर पर्सन प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन भारत में अभी वो कितना है, तो वो है 1545। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में पूरी तरह से पानी की कमी है। कुछ एरियाओं में, कुछ जगहों में अत्यधिक पानी है और कुछ एरिया में अत्यधिक नहीं है। तो जब हम उसका एवरेज निकालेंगे माइनस और प्लस, तब जाके वो 1545 आता है। किसी किसी एरिया में तो अत्यधिक ज़्यादा है, जो ज़्यादा पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन किसी एरिया में खास करके वेस्टर्न साइड में कम है और ईस्टर्न साइड में ज़्यादा है। 86% ग्राउंड वाटर यानी जो भूजल है वो कहाँ यूज़ होता है, तो सिंचाई में। और सिंचाई की सबसे जो एफिशिएंसी से कहते हैं दक्षता, वो मात्र 35%। तो सोचिए कि कितना पानी उसमें बर्बाद होता है और ये कितना ज़्यादा वाटर क्राइसिस भारत में क्रिएट कर रहा है। और जो घरेलू यूज़ का पानी है उसमें से केवल 50% ही हम ट्रीट कर पाते हैं, मतलब साफ़ सफाई उपचार करके फिर से यूज़ कर पाते हैं। और उस उपचार किए हुए पानी यानी उस ट्रीटेड वाटर में भी 10% ही केवल रीयूज़ हो पाता है। तो इतनी ज़्यादा वेस्टेज है और इसी वजह से इतनी ज़्यादा क्राइसिस है। ये आप बैकग्राउंड बताकर अब देखेंगे कि जो समस्या क्या है, वाकई में समस्या क्या है। तो समस्या ये है कि स्कैरसिटी की समस्या नहीं है, कमी की समस्या नहीं है, समस्या है वितरण की। मैंने आपको पहले ही बताया कि ईस्टर्न खास करके उत्तरी और पूर्वी भागों में पानी की समस्या उतनी नहीं है इन कंपैरिजन टू दक्षिणी और पश्चिमी भागों में। तो वितरण की समस्या है, स्कैरसिटी की समस्या नहीं है। ठीक है, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका और इंग्लैंड के कंट्रीब्यूशन से एक येल यूनिवर्सिटी चलती है। येल यूनिवर्सिटी का कहना है कि 135,000 मिलियन क्यूबिक वाटर पानी जो है नदियाँ, भारत की कुल नदियाँ समुद्र में ऐसे ही बिना किसी काम के ही समुद्र में हर वर्ष इतना पानी बह जाता है और ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये है समस्या। समस्या स्कैरसिटी की नहीं है, समस्या है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण और भंडारण की। वाटर जो है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो पानी जो एक राज्य सूची का विषय है। इसके वजह से क्या होता है, जब केंद्र कोई प्रोग्राम बनाता है, नियम बनाता है और अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम होते हैं, तो वो एक साथ समन्वय से नहीं, एक सिनर्जी के साथ नहीं चल पाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर कंजर्वेशन है वो एक क्या है कि वाटर कंजर्वेशन कोई एक राज्य भर का विषय नहीं है, बाउंड्री से इशू नहीं है, ये कंप्लीट एक पूरे रीजन वाइज इशू, एक रीजनल इशू है। और जब अलग अलग राज्य, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो उनमें समन्वय होना अति आवश्यक है। लेकिन ये समन्वय नहीं हो पाता है, इसके राजनीतिक कारण हो या आर्थिक कारण हो या मतभेद के कारण हो, किन्हीं कारणों की वजह से भी यह नहीं हो पाता है, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। तो केंद्र इसमें चाहे तो बिल बना, लेकिन वो मानने, राज्य सरकार इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो उपचार संयंत्र, वाटर के जो ट्रीटमेंट प्लांट्स है, सफाई प्लांट्स हैं, वो क्या है, बहुत महंगे होते हैं और इसी वजह से क्या होता है कि ट्रीटमेंट प्लांट ज़्यादा नहीं बन पाते हैं। और दूसरा क्या है कि स्टेट जो है, अब ये राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची क्या करते हैं, इसको आर्टिकल 243 के तहत ये लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय को इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब स्थानीय निकायों में बहुत सारे निकायों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना अलग से वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी दे सके। तो जो पानी का जो उपचार होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए, रीयूज़ होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है और राज्य इसको बड़े आराम से लोकल बॉडी की तरफ खिसका देते हैं। लोकल बॉडी के पास इतना फंड नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतना मैकेनिज्म नहीं है, इतनी ऑडिटिंग नहीं है जिससे वो इसे अचीव कर सके। तो ये है मेन मुख्य समस्या, ये है। अब इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे मदद कर सकता है, तो क्या है, तो प्रदत्त करने के 3 क्षेत्र हैं। पहले तो कंजम्पशन पे हम रोक लगाएं, दूसरा भंडारण को बढ़ाएं और वेस्ट को हम कम करें। 3 एस्पेक्ट में हमको काम करना है, कंजम्पशन में कमी, भंडारण में बढ़ावा और जो वे यूजेस है उसको भी कम करना है। तो देखते हैं कि कंजम्पशन में कैसे कम कर सकते हैं। तो वाटर की मीटरिंग हो सकती है, पानी की पैमाइश की जगह वाटर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लगा सकते हैं, जो खास करके मॉडर्न डे फ्लश सिस्टम होता है कि आपने देखा होगा कि कितना फ्लश
अगर आप वॉशरूम गए हैं तो उसमें अलग फ्लश है, अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल किया है तो उसमें अलग फ्लश है। तो अलग अलग फ्लश को भी मॉनिटर करके जितना पानी चाहिए उतना ही यूज़ कर सकते हैं। खास करके उसका रिसाइकल भी किया जा सकता है, स्पेशली वॉशिंग। जो पानी कपड़े या बर्तन धोने के लिए यूज़ हो सकते हैं बड़े बड़े होटल में, उन्हीं पानी को फ्लश में फिर रीयूज़ भी किया जा सकता है। तो एक धोया हुआ जो वेस्ट वाटर है, दैट इज़ डिटर्जेंट वाटर, कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फ्लश एज वेल एज द टॉयलेट टेक्निक्स, बाथरूम टेक्निक्स, क्लीनिंग टेक्निक्स। तो इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट की ज़रूरत है, खास करके पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में जहाँ पर इरिगेशन की सब्सिडी देती है, बिजली सब्सिडी मिलती है सरकार, और वहाँ के किसान रात में गया खेत में, मोटर पंप चालू करके छोड़ के चला आया, रात भर पानी पट रहा है तो पानी वेस्ट हो रहा है। आपको पता है इरिगेशन में बताया कि 35% ही दक्षता है, तो इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल का जो है हमको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, फसल विविधीकरण करना है, जलवायु के हिसाब से, जोग्राफी के हिसाब से क्रॉप की सिलेक्शन करें, उस पर काम करें। एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, ये सब मॉडर्न डे साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ हैं। इनका यूज़ करके वाटर के कंजम्पशन में कमी लाई जा सकती है। आपके पास अगर समय बच रहा हो तो आप इसको और ज़्यादा डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर इतना 400 वर्ड में बीपीएससी में सफिशिएंट है। यूज़ ऑफ सुपर एब्जॉर्बेंट्स, कुछ ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एब्जॉर्बेंट जेल्स होते हैं जिन्हें पौधों के जड़ों के पास रखने से जो उनकी वाटर होल्डिंग, पानी को रोकने की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, और इसी वजह से जो वाटर का वेस्टेज, जब पानी हम पटाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो वाटर वेस्ट ना होकर कम पानी में भी जो जड़ें हैं वो वाटर को होल्ड कर सकती हैं। इस तरह के नए नए सुपर एब्जॉर्बेंट्स हाइड्रोजेल जो है अभी मॉडर्न मार्केट में यूज़ हो रहे हैं। इजराइल खास करके इसका यूज़ कर रहा है, तो हमें इजराइल से सीखने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि वितरण में कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो लिंटर लिविंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, नदियों को लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जैसे कि भरूच से कच्छ सरदार सरोवर है, भरूच का पानी कच्छ जैसे रेगिस्तान में पहुंच जाता है। पोलावरम प्रोजेक्ट है, केन बेतवा प्रोजेक्ट है जो बुंदेलखंड और ललितपुर रीजन में है। इस तरह की इंदिरा गांधी नेशनल, जो सतलज का पानी राजस्थान में जाता है बीकानेर तक। तो इस सारे चीज़ों का एग्जाम्पल देते हुए आप बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे नदियों से नदियों को जोड़ना, खासकर बिहार के क्षेत्र में जहाँ उत्तर बिहार में बाढ़ आती रहती है और दक्षिण बिहार में बिल्कुल सूखा है, तो इस तरह के लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हम यूज़ करके जो गंगा का पानी है वो दक्षिण बिहार में पहुंचा सकते हैं, खासकर कि अरवल, जहानाबाद, कैमूर, इन जगहों में, बांका, इन जगहों में जहाँ पर पानी की जो है समस्या है। नेचुरल ऐसे नेचुरल रिजर्वायर्स की निर्माण कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत ही मॉडिफिकेशन से बन सके, जो प्राकृतिक रूप से रिजर्वायर है, इनका यूज़ करके बनाकर हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कर सकते हैं। अब वाटर स्टोरेज को कैसे बढ़ाएंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज हो गया, लिमिटेशन मैनेज हो गया, अब स्टोरेज को बढ़ाना कैसे है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिसैलिनेशन, ठीक है, पानी का जो विलयनीकरण होता है, उसको समुद्र के खारे पानी को पानी में, चेन्नई में बहुत सारे ऐसे प्लांट है, एक प्लांट पोरबंदर में भी बन रहा है। तो कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो तालाब बना सकते हैं, मनरेगा के तहत बहुत सारे तालाब गाँव में बनते हैं, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है। एक्वा कल्चर हो सकता है, एग्रीकल्चर को अगर उतना बेनिफिशियरी नहीं है, अगर खेती उतनी बेनिफिशियरी नहीं, तो आप मत्स्य पालन में जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, मत्स्य पालन तो होगा ही, साथ में ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रिसीजन फार्मिंग। इस तरह से कमांड एरिया डेवलपमेंट, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने से और ज़्यादा वहाँ की वनस्पति बनी रहेगी, वहाँ पर वर्षा आएगी। इन सारी चीज़ों का आप यूज़ करके स्टोरेज बना सकते हैं। तो ये इस तरह से कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वाटर कंजर्वेशन में आपको हेल्प कर सकती है। बीपीएससी में वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, ये जितना कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। अब सरकार द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। तो नल जल योजना बिहार सरकार ने ली है, जल जीवन हरियाली मिशन केंद्र सरकार ने ली, उसमें क्या प्रोजेक्ट है, तो 2024 तक हर घर में जो है, खास करके ग्रामीण जो घर हैं उनमें पानी, नल से पानी पहुंचाना, ठीक है। इसको और राज्य और केंद्रीय सहायता के बीच में इसमें तालमेल की ज़रूरत है, और तालमेल बना रहे हैं। इससे पहले मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान लिया था, उसमें सफलता मिली थी। ये उसका दूसरे वर्ष का, दूसरे कार्यकाल का ही मेन ऑब्जेक्टिव वाला प्रोग्राम है। फिर देख लेते हैं कि इसमें 22 मार्च जो पता है कि जल संरक्षण दिवस है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैच द रेन प्रोग्राम शुरू किए। इसी पहल के तहत तो नल जल योजना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन सारी चीज़ों को सरकारी जो उद्यम है, सरकारी इनिशिएटिव है, उनका भी इंक्लूड करके आप अपने आंसर को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं। चौथा प्रश्न, डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग बहुत ज़्यादा विवादों में है। डोनाल्ड ट्रंप्स इम्पीचमेंट हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। तो बताइए कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्रेसिडेंट का जो है इम्पीचमेंट हो सकता है। यूनाइटेड यानी कि जो है
अमेरिका में राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। बैकग्राउंड बता देंगे। बैकग्राउंड क्या है, तो भाई अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो या हेड ऑफ स्टेट हो, दोनों राष्ट्रपति ही होता है। और महाभियोग क्या है, इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और इम्पीचमेंट जो है वो क्या है, एक तरह से सिंपली मीन्स द रिमूवल ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का जो प्रधान व्यक्ति है उसे कौन हटाता है, तो विधायिका। सो विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर लगाए जाने वाले चेक एंड बैलेंस को ही हम क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट। यूएस में क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट यानी अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 3 कारणों से 3 ग्राउंड पर ही उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं, तो ट्रीजन यानी राजद्रोह, ब्राइबरी यानी रिश्वत, और हाई क्राइम्स यानी अपने ऑफिस में रहते हुए ऐसा कोई जघन्य अपराध किया हो, छोटे मोटे अपराध नहीं, ऐसा कोई जघन्य अपराध किया हो जो एक प्रेसिडेंट से उम्मीद ना की जाती हो। इसका डिटेल उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसमें डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस ओवरऑल पता होना चाहिए कि कोई जघन्य अपराध किया हो तो इन 3 ग्राउंड्स पर ही उनका महाभियोग यानी इम्पीचमेंट हो सकता है। अब प्रावधान क्या है, तो प्रावधान जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि जो कोई भी इम्पीचमेंट मोशन है, जैसे कि भारत में क्या है कि जो इम्पीचमेंट मोशन है, महाभियोग का जो प्रस्ताव है, दोनों में से किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें केवल निचली सभा में ही आएगा। उसमें भी आने से पहले एक हाउस पैनल यानी सदन की एक कमेटी होती है, पहले वहाँ जाएगा, वो अप्रूव करेगा, उसके बाद निचली सभा ही यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं, वहाँ की जो पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस में एक जो अपर हाउस होता है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा तो वह सीनेट, और अपने यहाँ का लोकसभा उनके यहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो उनके यहाँ ही जो है महाभियोग का प्रस्ताव निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा यानी पावर टू ट्राई सच इम्पीचमेंट यानी कि अब जो इम्पीचमेंट अगर वो हो गया तो उस इम्पीचमेंट के जांच करना, ये काम केवल और केवल अपर हाउस यानी सीनेट ही कर सकता है। दूसरा, जब उस इम्पीचमेंट महाभियोग प्रस्ताव की जांच हो रही होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में वेंकैया नायडू जी बैठते हैं, तो जब राष्ट्रपति का महाभियोग चल रहा होगा तो उस सदन की अध्यक्षता कौन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लोअर हाउस में भी जाने से पहले एक हाउस पैनल यानी कि हाउस पैनल सदन की कमेटी, कुछ 6-7 मेंबर की एक कमेटी बनती है, पहले वहाँ जाता है, वो इस मैटर को चेक करते हैं कि क्या उनके पास ऐसे कोई सबूत है, ऐसे कोई साक्ष्य प्रमाण है। तो अगर प्रमाण नहीं मिला तब तो कोई बात ही नहीं, यहाँ नीचे जाएगा नहीं, प्रोसेस बढ़ेगा नहीं, राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है। अगर प्रमाण मिलता है तो फिर वो कहाँ आता है, फिर वो आता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोअर हाउस में। लोअर हाउस में अगर मेजोरिटी से पास हो गया तब तो फिर वो अपर हाउस यानी सीनेट में जाएगा, नहीं हुआ तब तो फिर राष्ट्रपति बना रहता है अपने पोजीशन पे। अगर लोअर हाउस से पास हो गया और सीनेट में गया, सीनेट में उसकी जांच होती है, उस जांच होने के बाद अगर 2/3 बहुमत मिला तो ही राष्ट्रपति इम्पीच होगा, अगर नहीं मिला तो वह अपने पद पर बना रहेगा। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 बार निचली सदन से तो पास हो चुके, वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके 2 बार महाभियोग निचला सदन से पास हो गया लेकिन ऊपरी सदन में पास नहीं हो पाए। इसका एक राजनीतिक कारण ये भी है कि निचले सदन में जो है उनकी पार्टी के रिपब्लिकन्स की कमी है और डेमोक्रेट ज़्यादा हैं, लेकिन ऊपरी सदन में सीनेट में जो है वो डेमोक्रेट कम थे और रिपब्लिकन ज़्यादा थे, इसलिए वो पास नहीं हो पाया। तो अभी तक कोई इम्पीच नहीं हुआ है ऑफिशियली। हाँ, निचले सदन से 2 बार इम्पीच हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो यह था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।